हाय स्टूडेंट्स, केडी न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भाई पिछली वीडियो में हमने बहुत टॉपिक जान लिए थे। आज हम जानेंगे लैटिक्स एनर्जी के बारे में, ठीक है बेटा। और वैसे भी आज यूनिट का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लैटिक्स एनर्जी या जालक ऊर्जा क्या होती है उसको हमें समझ के चलना है। तो पहले हम लैटिक्स के बारे में जान लेते हैं, ऊर्जा के बारे में हम जब जानेंगे। तो बेटे लैटिक्स क्या होता है हमारा, कोई भी क्रिस्टल लैटिक्स की अगर मैं बात करूँ लाइक दिस, आप जानते हैं जो आयनिक फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक फोर्स क्या करते हैं बेटे, किसी भी आयंस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक दिस एक एग्जांपल यहाँ पर है। मान लो हमारे पास एक कैटायन और एक क्या है, एनायन है। जब दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, तो उन अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं भैया, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, मतलब विद्युत आकर्षण बल। तो विद्युत आकर्षण बल क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं। तो लाने पर हमारा क्या बनता है, एक पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, आयन का एक पेयर बन जाता है बेटे। और पेयर में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होता है, मतलब जोड़ा बन जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं कहता हूं इसी प्रकार से जब हमारे पास दो पेयर क्या करें, एक दूसरे के क्लोज आए, अर्थात यहां पर लिखा भी है टू आयन पेयर कम क्लोजर, ठीक है। जब दो आयन एक दूसरे के कहते हैं क्लोज आते हैं, मान लो इस तरह से आ रहे हैं या फिर इस तरह से आ रहे हैं या फिर इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, वो क्लोज आएंगे। तो क्लोज आने पर होता क्या है, पहला पॉइंट हमें ये जानना है कि वो आयन जो है, जो आयन पेयर हैं एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हमारा एक लेटिक्स बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिक्स हम इसको बोल देते हैं। लेकिन कंडीशन एक और अप्लाई यहां पर हो जाती है बेटे, कि अगर इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्लोज लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर रिपल नहीं लगेगा, भैया रिपल भी लगेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज हमारे पास क्या है, दोनों चार्ज के आयन है, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आयन भी है और नेगेटिव चार्ज आयन भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं सेम चार्ज भी मिल सकते हैं या फिर सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज दोनों यहां पर हैं। तो होता क्या है भैया, यहां पर दिखाया है मैंने सेम चार्ज ए प्लस है ना, इनकी डिस्टेंस हो गई बी माइनस की डिस्टेंस हो गई ए प्लस बी माइनस, ठीक है बेटा, इनकी डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेम चार्ज आयन होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन टू किसकी होती है, अपोजिट चार्ज आयन के। तो मैं कह सकता हूं समान आवेश वाले परमाणुओं की जो दूरी होती है, या मैं कह सकता हूं समान आवेश वाले आयनों की जो दूरी होती है वो विपरीत आवेश वाले आयनों से क्या होती है बेटे, क्या होती है, विपरीत आवेश वाले आयनों से क्या होती है, अधिक होती है। किसकी भैया, सेम चार्ज आयन की, ठीक है बेटा। अगर मैं कहता हूं समान आवेश वाले आयनों की दूरी अगर अधिक है किससे, विपरीत आवेश वाले आयनों से, तो होता क्या है बेटे, रिपल्सन की अगर हम बात करें, फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल जो होता है वो अब क्या होगा, यदि इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी। तो मैं कह सकता हूं जहां डिस्टेंस कम है, मतलब अपोजिटिव चार्ज वाले जो आयन हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भैया, स्ट्रोंग होगा किसकी कंपेयर में, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कंपेयर में, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं प्रतिकर्षण बल से आकर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर आकर्षण बल का मान अधिक होगा तो मेरे पेयर ऑफ आयन क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे भैया, अपोजिट चार्ज वाले आयन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्रिस्टल लेटिक्स बना देंगे, ठीक है बेटा। अब इस प्रकार से होता क्या है भैया, जब मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा ज्यादा होगा तो मेरे आयंस एक दूसरे के अपोजिट चार्ज वाले आयन क्लोज आएंगे। अगर क्लोज आएंगे तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो हमें पता है जब भी किसी मोलिक्यूल मतलब किसी भी आयन की अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें स्थायित्व क्या होगा भैया, बढ़ेगा। क्यों, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही स्थायित्व कम होता जाता है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है उतना ही स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, कम होगी, तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, मतलब निकाय मेरा अधिक स्थायी हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसी के साथ साथ
अब जैसे जैसे क्या होते जाएंगे, आयन और पेयर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे भैया, आयन युग्म जुड़ते जाएंगे, या मैं कह सकता हूं पेयर ऑफ आयंस क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो उनके जुड़ने के साथ साथ क्या होगी, एनर्जी और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम मोर स्टेबल होगा। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आयन इक्वली एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी हम इस चीज को दिखा सकते हैं क्या, कि विद्युत आकर्षण बल, क्या भैया, विद्युत आकर्षण बल सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है बेटा, ये टर्म्स भैया इधर वालों को भी दिखाना है, इंग्लिश वालों को भी दिखाना है भैया। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये टर्म्स दिखाना पड़ेगा आपको, हिंदी में लिख रहे हैं तब भी ये टर्म्स आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है भैया, कभी सोचो हिंदी वालों को दिखाना है, इंग्लिश वालों को नहीं दिखाना है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है, सबको दिखाना पड़ेगा ये। चलिए, होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने अभी क्या बताया था, क्या, कि जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब घटेगी, तो भैया मेरा आयन क्या होगा, या निकाय कह सकता हूं, स्थायी होगा। क्या होगा भैया, स्थायी होगा। चलो, अगर निकाय स्थायी हो गया है तो चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं इस लाइन को फिर से दिखाता हूं, कैसे, ये वाली जो लाइन दिखाई है हमने, क्या, दस द प्रोसेस ऑफ एडिंग आयन पेयर विल कंटिन्यू। मतलब जिस तरह से कंटिन्यू आयन ऑफ पेयर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो देयर विल बी प्रोग्रेसिव लोअरिंग ऑफ एनर्जी फॉर ईच न्यू पेयर एडेड इन क्लस्टर। जैसे ऐड होते जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी भैया, कम होती जाएगी। चलिए, विद्युत इस प्रकार नेक्स्ट लाइन से दिखाएंगे, इस प्रकार आयन युग्म जुड़ते जाएंगे तथा प्रत्येक आयन युग्म के जुड़ने के साथ साथ ऊर्जा और भी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट अब हमें बात करनी है क्या, हमारे पास M कैटायन है, किस स्टेट में भैया, गैसीय स्टेट में, और क्या है हमारा X नेगेटिव आयन है, किस में है, गैसीय स्टेट में। जब हम M कैटायन गैसीय को और X एनायन गैसीय को एक साथ क्या करते हैं भैया, मिलाते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अट्रैक्ट होकर क्या देते हैं, MX पॉजिटिव नेगेटिव सॉलिड क्या देते हैं, कोई हमारा आयन देते हैं। ठीक है बेटा, आयनिक, या मैं कह सकता हूं कोई आयन्स बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जुड़कर क्या बनाते हैं, वो आयनिक सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो होता क्या है, इनके जुड़ने से क्या होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मतलब उत्सर्जित होती है। अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो या तो हम इसे यहाँ प्लस करके यू के रूप में यहाँ दिखा दें, या माइनस के रूप में यहाँ दिखा दें। ठीक है बेटा, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो यही एनर्जी
मतलब मैं कह सकता हूं एक कैटायन मतलब गैसीय कैटायन और गैसीय एनायन के जुड़ने से जो एनर्जी हमारी क्या हो रही है भैया, रिलीज हो रही है, या एक दूसरे के पास आने से, पास आकर जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे भैया, लेटिक्स एनर्जी कहेंगे। और याद रखना इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, या मैं कह सकता हूं इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे भैया, यू से। और याद रखना ये कैसी होती है भैया, नेगेटिव होती है, मतलब इसको नेगेटिव चार्ज से मतलब क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए अब हमें इसकी डेफिनेशन को देखना है। द लैटिक्स एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन कैटायन एंड एनायन इन गैसीय स्टेट आर ब्राउट, ठीक है बेटा, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। हाँ एक बात और याद रखना, जब ये एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे तो ये इतने क्लोज आते जाएंगे ताकि इनकी डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, मतलब अनंत दूरी तक, ठीक है बेटा। इनको इतना क्लोज लाया जा सके, इनके बीच अट्रैक्शन लगा के इनको इतनी क्लोज लाया जा सके ताकि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए भैया, इन्फिनाइट प्राप्त कर ले। तो फिर फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू देयर लेटिक्स साइट इन द क्रिस्टल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म होने में जब उनकी डिस्टेंस क्या प्राप्त कर ले भैया, इन्फिनिट प्राप्त कर ले, तो इसके इन्फिनिट प्राप्त करने पर जो मेरा 1 मोल क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है, उसके बनने में या फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही मेरी क्या है भैया, लेटिक्स एनर्जी है। क्लियर होता है। चलिए हिंदी में भी लिख लेते हैं। गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में पॉजिटिव व नेगेटिव आयनों की आवश्यक संख्या को इन्फिनाइट दूरी संघनित होकर आयनिक यौगिक के 1 मोल बनाने में उत्सर्जित ऊर्जा को आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा चलिए गैसीय अवस्था में पॉजिटिव व नेगेटिव आयनों की आवश्यक संख्या को इनफाइनाइट दूरी से संघनित होकर आयनिक यौगिक के 1 मोल बनाने में, ठीक है बेटा, उत्सर्जित ऊर्जा को आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा कहते हैं। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बेटे, थोड़ा राइटिंग ऐसी ही है तो इसमें थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। क्या नेक्स्ट टर्म हमारा क्या कहता है बेटे, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, अगर मैं कहूं ऊष्मागति के प्रथम नियम अनुसार या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ऊष्मागति के प्रथम नियम अनुसार ध्यान देना, मतलब हमारे पास m गैसीय प्लस x गैसीय और मिल के बन गया mx माइनस और प्लस सॉलिड प्लस u। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हम
एक मोल आयनिक सॉलिड को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। क्या बेटे, एक आयनिक सॉलिड हमारे पास है जिसके एक मोल प्राप्त करने में जितनी एनर्जी क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है। तो कौन भैया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसीय आयन और क्या, गैसीय कैटायन और गैसीय एनायन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी क्या चाहिए, एब्जॉर्ब करनी होगी, या जितनी एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी, वही किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके इक्वल होगी। ध्यान रखना, मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी रिलीज्ड इन द अबव प्रोसेस इज इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सेम आयनिक सॉलिड इनटू गैसीय आयन। ठीक है बेटा, जितनी हमारे इस गैसीय आयनों से किसके, आयनिक सॉलिड के बनने में एनर्जी रिलीज हो रही थी, उतनी ही हमें काय में चाहिए, क्या करने में बेटे, उतनी ही हमें चाहिए आयनिक सॉलिड के किसमें, गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये है, तो इसे हिंदी में लिख देंगे, ऊष्मा गति के प्रथम नियम अनुसार उत्सर्जित एक मोल ठोस को गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए शोषित ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है बेटा, चलिए, लाइक दिस m प्लस एक्स माइनस सॉलिड स्टेट में है ये, तो इसको तोड़ना है हमें, m प्लस गैसीय आयन प्लस x हमारा नेगेटिव गैसीय आयन। तो ठीक है बेटा, तो एनर्जी क्या करनी है, एब्जॉर्ब करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। ठीक है बेटा, ये इक्वल किसके होगी, रिलीज होने वाली इस एनर्जी के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा हो जाता है लैटिक्स एनर्जी। तो लैटिक्स एनर्जी हम इफेक्टिंग, मतलब लैटिक्स एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या लैटिक्स एनर्जी पर इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट में। ठीक है बेटा, चलिए, तो नेक्स्ट जान लेते हैं अब आगे। चलो तो भाई जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, लैटिक्स एनर्जी को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक है बेटा, या मैं कह सकता हूँ लैटिक्स एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो फैक्टर इफेक्टिंग लैटिक्स एनर्जी। चलिए, तो पहला ही टर्म्स हमारा कहता है चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है बेटा, तो चार्ज ऑफ कैटायंस और एनायंस से क्या होता है, लैटिक्स एनर्जी पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है जिसमें दोनों ही आयन कैसे हैं, हमारे यूनिवैलेंट है। कैसे हैं, यूनिवैलेंट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कैसे हैं, सिंगल, केवल एक आयनिक है, या मैं कह सकता हूँ एक संयोजी है। लेकिन जब यूनिवैलेंट और बाइवैलेंट हो, मतलब एक संयोजी हो, दूसरा कैसा हो, द्विसंयोजी, और जब दोनों ही कैसे हो भैया, बाइवैलेंट हो, मतलब दोनों ही द्विसंयोजी हो, तो उसकी क्रिस्टल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लाइक दिस, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझ के चलेंगे इसका, हमारे पास क्या है, NaF सोडियम फ्लोराइड। ठीक है बेटा, इस पर +1 होता है, इस पर -1 होता है, तो दोनों देखो यूनिक, मतलब 1 सिंगल चार्ज प्लस का है, सिंगल चार्ज कैसा है, इस पर माइनस का है, तो मैं कह सकता हूँ कैसा है, ये यूनिवेलेंट है दोनों ही। तो इनकी जो लैटिक्स एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इनसे ज़्यादा किसकी होती है, लाइक दिस हमारे पास Mg
क्या जाएगा F2। तो इस पर क्या होता है 2 प्लस और इस पर क्या होता है भैया हमारा 1 माइनस। तो ये क्या होगा हमारा बाईवेलेंट होगा और ये कैसा होगा हमारा यूनिवेलेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, नेक्स्ट MgO की। ठीक है बेटा, इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 2 माइनस होता है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ही मेरे कैसे हैं, बाईवेलेंट हैं। ठीक है बेटा, कैसे हैं, बाईवेलेंट। तो याद रखना क्या, जैसे ही चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन क्या होते हैं हमारे पास इंक्रीज होते हैं, तो उनके दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, उनकी लैटिक्स एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लगभग 900 के समथिंग होगी और इसकी हमारी 2 हाँ मतलब 300 की लगभग होगी, हो भी सकती है, मतलब 300 से कम होती है थोड़ी सी, और जबकि इनकी क्या होती है हमारी 400 से थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो कुल मिला के 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऐसी कुछ इनकी क्या होती हैं, एनर्जियाँ होती हैं। सेकंड टर्म्स चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो बेटे इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब होता है अंतरायनिक दूरी। तो किसी भी क्रिस्टल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या आकर्षण बल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इंटरआयनिक डिस्टेंस के। मतलब आकर्षण बल क्या होता है, अंतराण्विक दूरी जितनी क्या होगी भैया बढ़ेगी, आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, घटेगा। अंतरायनिक दूरी जितनी घटेगी आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो उसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैटिक्स एनर्जी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ आयन एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस। मतलब जालक ऊर्जा अगर घटती है कब, जब आयन का आकार व अंतरायनिक दूरी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बेटे, चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। लाइक दिस हमारे पास जो एल्कलाई मेटल होती है हमारे पास, कैसी एल्कलाई मेटल, तो उसका ही मैं एक हैलाइड का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे कि LiF। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी भैया, लिथियम के बाद क्या आता है हमारा सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद क्या आएगा हमारा पोटेशियम फ्लोराइड, क्या आएगा बेटे पोटेशियम फ्लोराइड, उसके बाद हमारा आएगा रुबीडियम फ्लोराइड, उसके बाद हमारा आएगा सीजियम फ्लोराइड। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं इसमें, अब जरा ध्यान दो, Li का आकार क्या है, छोटा है। उसके बाद जो आएगा हमारे पास सोडियम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद पोटेशियम का आयन का, उसके बाद रुबीडियम आयन का, उसके बाद सीजियम आयन का। तो जरा देखो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो आयन है ग्रुप में क्या कर रहे हैं हम, जब ग्रुप में डाउन चल रहे हैं तो इनके आयन क्या हो रहे हैं, इनके आयन का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो सीधा कहता है यदि लैटिक्स एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज आयन, तो आयन का साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगी हमारी लैटिक्स एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखो इधर साइज का आयन बढ़ रहा है, आयन का साइज बढ़ रहा है, और उधर क्या हो रहा है बेटे हमारा, इधर लैटिक्स एनर्जी इसी हिसाब से क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, अगर हम लोग आपके कंसीडर कर ले किसको, एक आयन को, और बदलें क्या उसके केवल हैलाइड आयन, लाइक दिस लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, हमारे हैलाइडों के आयन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। F नेगेटिव आयन से ज़्यादा, Cl नेगेटिव आयन से ज़्यादा, Br नेगेटिव से ज़्यादा किसका होगा भैया, I नेगेटिव आयन का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर हैलाइडों का आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इनकी भी लैटिक्स एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अब जानेंगे किसके बारे में बेटे, जालक ऊर्जा की हमारी पास क्या पॉइंट हो गए, मतलब इफेक्टिंग फैक्टर भी हो गए। अब हमें जानना है किसके बारे में भैया, नेक्स्ट टर्म्स हमारा आ जाता है जिसमें हमें जानना है कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से लैटिक्स एनर्जी को ज्ञात करते हैं, और लैटिक्स एनर्जी को एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें बोर्न हेवर साइकिल को पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। चलो तो भाई हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, बोर्न हेवर साइकिल के बारे में। ठीक है, तो बोर्न हेवर साइकिल जो है उसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्न हेवर साइकिल का जो मैं एग्जाम्पल लेके चला हूँ आपके सामने, तो मैं NaCl का एग्जाम्पल लेके चला हूँ बेटे, तो आप KCl का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं Na मानूंगा, Na की जगह मेटल मान सकते हैं,
और Cl की जगह आप X भी मान सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बुक से थोड़ा और अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं इसको, वैसे मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना बेटे, मैं यहाँ पर इसको बहुत शॉर्ट में समझा के चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात और भी ध्यान रखना, अगर आपको इसको मतलब बहुत विस्तार से करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, और जैसे मैं समझा के चलूँगा उसी तरह से हेडिंग बन जाएंगी इसमें, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, और इम्पोर्टेंट भी है भाई। चलिए भाई तो पहला ही टर्म्स हम कहते हैं क्या, जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिक्स एनर्जी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बोर्न-हैबर साइक्लिक। तो बोर्न-हैबर साइक्लिक क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो कोई भी क्या नाम जी के जैसे कि यहाँ पर देखो Na सॉलिड और क्लोरीन गैस से क्रिया करके NaCl का क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है बेटे, क्रिस्टल बनाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट ही क्या करना चाहें, इसकी लेटिक्स एनर्जी को अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ज्ञात करना क्या होता है, थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो हम इसको बोर्न-हैबर साइक्लिक की हेल्प से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कह रहा है चूंकि प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विधि द्वारा जालक ऊर्जा का निर्धारण आसान नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से थर्मोकेमिकल चक्रीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसे बोर्न-हैबर साइक्लिक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सिंस डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिक्स एनर्जी बाय डायरेक्ट मेथड इज नॉट इजी, दिस is done indirectly by a thermochemical cyclic process known as बोर्न-हैबर साइकिल, ठीक है बेटा। कंडीशन नंबर 1 समझ के चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहली कंडीशन मेरी ये बनती है कि मैं सोडियम सॉलिड की क्लोरीन गैस के साथ, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो हाफ लाएंगे, क्रिया करके क्या बनाता हूँ, NaCl सॉलिड बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी एंथैल्पी चेंज होती है इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, बनाने की एंथैल्पी, ठीक है बेटा। तो कहना क्या है हमारा यहाँ पर, सीधी सी बात है कि हमने यहाँ तो पहला स्टेप क्या किया, डायरेक्ट हमने इससे क्या कर ली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कर ली। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, और वो दूसरा मेथड हमारा क्या होगा, बोर्न-हैबर साइकिल होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन को सीधा सीधा वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा HF NaCl रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ बोर्न-हैबर साइक्लिक इन फॉलोइंग 5 स्टेप। मतलब कि 5 स्टेप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बोर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से इसको ज्ञात कर सकते हैं। वही हमें कैसे ज्ञात करना है, अब देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चला हूँ किसका भैया, NaCl का। तो मुझे यहाँ पर किसकी डिटर्मिनेशन करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिक्स ऑफ NaCl की करनी है। लेकिन आप लोग यहाँ पर KCl भी ले सकते हैं। फंडा ध्यान रखना बिल्कुल यही होता है, फॉर्मूला भी याद रखना यही होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब 5 स्टेप जो आ जाते हैं मेरे, 5 चरण कौन से हैं। पहली कंडीशन, Na सॉलिड सीधा हाफ क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके NaCl सॉलिड बना दे, जिसके लिए मेरी डेल्टा HF जो होगी, मतलब एंथैल्पी और फॉर्मेशन नेगेटिव में कितनी होगी, जो एनर्जी मेरी रिलीज होगी कितनी भैया, 300 मतलब 381.8 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है बेटा। चलिए अब ये तो कंडीशन पहली हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन अब हम क्या अपनाते हैं, पहला स्टेप सोडियम सॉलिड जो है उसका सब्लिमेशन करें हम, ऊर्ध्वपातन। अगर हम ऊर्ध्वपातन करते हैं बेटे तो वो सीधा किसमें बदलता है, गैसीय आइटम में। आप लोग जानते हो जब किसी सॉलिड सॉलिड प्रोडक्ट को हम सीधा क्या करें, हीट दें, और वो सीधा लिक्विड स्टेट में बदल के सीधा गैसीय स्टेट में बदल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सब्लिमेशन होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो कितनी है, 108.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सेकंड, अब हम क्लोरीन का हमारे पास क्या है, हाफ अणु है, उसका डिसोसिएशन करते हैं, मतलब वियोजन करते हैं। तो क्लोरीन का वियोजन करने के लिए Cl2 की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इतने किलो जूल पर मोल होती है, मगर यहाँ पर क्लोरीन का अगर हाफ लगाए तो हमें एनर्जी का भी हाफ करना पड़ेगा। चलिए, जैसे ये गैसीय स्टेट में बदली, अब हम गैसीय सोडियम आयन को क्या करना चाहते हैं, आयनाइज्ड करना चाहते हैं, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसको सोडियम आयन के रूप में प्रेजेंट मतलब बदलना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ से क्या किया, एक आयन क्या किया भाई, रिलीज किया, तो मेरा सोडियम आयन गैसीय स्टेट में आ गया, और जिसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, 495.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चल अब क्लोरीन गैस जो है, तो Cl गैस को मुझे किस में बदलना है, Cl नेगेटिव आयन में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा भैया, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और यहाँ पर तो क्या कर रहे थे हम, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ये, इसलिए प्लस में आ रही थी। यहाँ पर क्या होगी भैया, मेरी रिलीज होगी। अब रिलीज होगी तो मतलब हो गया क्या है, कितनी भैया, Ea बराबर कितनी होगी, नेगेटिव में 348.3 किलो जूल पर मोल। चलो, तो यहाँ से मेरा क्लोराइड
कह सकता हूं मैं गैसीय आयन बन गया और सोडियम गैसीय आयन। अब ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड बनाएंगे। अब इनके मिलकर बनने से जो एनर्जी मेरी यहां पर क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, वही एनर्जी क्या होगी, मेरी लैटिक्स एनर्जी होगी। बट इसका मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं यहां पर कोई नया फंडा ना लगा लूं। और वो नया फंडा क्या है बेटे, यहां पर ये लिखी है वैल्यू, ध्यान रखना इधर से। सब्लिमेशन एनर्जी मतलब उर्ध्वपातन ऊर्जा, डिसोसिएशन ऊर्जा मतलब वियोजन ऊर्जा बोल देंगे, आयनाइजेशन मतलब आयनित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देते हैं जिसको, एंथैल्पी और फॉर्मेशन बनने की ऊर्जा, ठीक है बेटा, एंथैल्पी, और लैटिक्स ऊर्जा बताइए आपको। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हमें यू जो ज्ञात करना है उसके लिए हमें जानना पड़ेगा बेटे किसके अकॉर्डिंग भैया, हेस लॉ के अकॉर्डिंग। और हेस लॉ क्या कहता है, आपने पीछे कभी क्लास में पढ़ा होगा, हाँ 11th में आया हो ये शायद, हाँ 11th वगैरह में आता है ये। हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है या तो कोई भी हमारी रिएक्शन या अभिक्रिया वन स्टेप में हो या अन्य कई स्टेप में हो, ठीक है, पहले स्टेप में हो या फिर कई स्टेप में क्या हो, कंप्लीट हो, मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या अन्य कई स्टेप में कंप्लीट हो। तो याद रखना प्रत्येक स्टेप की जो एनर्जी होती है क्या होती है, उसके बराबर होती है। मतलब कहते हैं एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है वो कई पदों में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया की एंथैल्पी के बराबर होती है। मतलब वन स्टेप में चेंज एंथैल्पी जो होती है अन्य कई स्टेपों में होने वाली चेंज एंथैल्पी की क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है बेटा। चलिए तो सोडियम और क्लोरीन मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक चेंज जो हो रहा है ये डेल्टा HF हमारा आ रहा है, और इन सबको मिला के ये इसके इक्वल आएगा। तो डेल्टा HF बराबर किसके हो जाएगा, SDIEEAU, ठीक है बेटा। सारी एनर्जियों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबकी पोटेंशियल रखते जाना है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर नेगेटिव आई है और यहाँ पर नेगेटिव आई है। जहाँ नेगेटिव आ रही है समझ लेना रिलीज हो रही है, और जहाँ पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रही है भैया, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड को हमें पता ही है सीधा गैसीय में बदलने के लिए एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी, तो प्लस में आ रही है। तो चलिए अब हमने S की वैल्यू रखी, पहले यहाँ पर डेल्टा HF की वैल्यू रख दी है, बाकी सभी की वैल्यू रख दी हमने, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल U। अब हमने क्या करना था, क्या भाई, ठीक है, अब हमें क्या करना था, अच्छा ये माइनस में से लगाए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और ये वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी। तो कुल मिला के यू हमारा इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद मेरा यू जो आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा भैया, नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे NaCl की लैटिक्स एनर्जी कितनी होगी, 75 मतलब नेगेटिव 8.7 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है बेटा। तो यहां से मैंने इस प्रकार से क्या ज्ञात कर लिया है, NaCl की लैटिक्स एनर्जी को ज्ञात किया है, किसके द्वारा भैया, बोर्न-हैबर साइक्लिक के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप KCl की निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। और भी कंपाउंड हैं जो आयनिक आपके सिलेबस में एक आध हो सकता है, तो उसकी आप ज्ञात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स था। अब हमें जानना है क्या भैया, लैटिक्स एनर्जी तो हमारी कंप्लीट हो गई, किसके हेल्प से भैया, बोर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से। बस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का, चलो भाई जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिक्स एनर्जी। लैटिक्स एनर्जी के इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला ही इंपॉर्टेंस आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक सॉलिडों का स्थायित्व। तो बेटे ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से किसी भी आयनिक सॉलिड की लैटिक्स एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लाइक दिस, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड प्रोपोर्शनल किसकी होती है भैया, लैटिक्स एनर्जी की होती है। तो लैटिक्स एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होगी, अगर लैटिक्स एनर्जी मतलब लैटिक्स एनर्जी आयनिक सॉलिड की अगर हाई होगी तो याद रखना उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे भैया, हाई होंगे। और ध्यान रखना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी क्या होगी, उसकी हाई होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन वेरियस सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी होती है उसके लिए जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में भाई ध्यान दो। मैंने यूनिट को पूरी को कंप्लीट कर दिया है और एक लास्ट टॉपिक मैं आपको देता हूँ, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग खुद क्या करेंगे भैया, बुक से तैयार करेंगे, कम से कम एक टॉपिक तो बनता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने जो कराया है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लाएंगे सेकेंड यूनिट, ठीक है। लेकिन हो सकता है सेकेंड यूनिट के साथ साथ हम अब एक और यूनिट साथ लेके चलेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाली जो लास्ट यूनिट है, ठीक है। उसे भी हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड यूनिट के साथ भी ला सकते हैं, या ऐसा चल रहेगा कि दोनों की यूनिट चलती रहेंगी, ठीक है बेटा।
कि पिछली वाली यूनिट मतलब सेकंड यूनिट भी चलती रहेगी और लास्ट यूनिट भी, ठीक है ना। लास्ट की जो 2 यूनिट है हमारी, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक हमारी कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। तो हम दोनों यूनिटों को इनके साथ ही चलाते रहेंगे, क्योंकि उसमें यह है कि इनके साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। जो बायो वाले बच्चे हैं वो अक्सर क्या करते हैं, मैथमेटिकल वाली कॉन्सेप्ट में कमज़ोर रह जाते हैं। और इस बार एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए गए थे, ठीक है। तो 2 नंबर में भी मतलब सॉरी वेरी शॉर्ट में भी रख दिया गया था और लॉन्ग में भी रख दिया गया था। तो दिक्कतें आती हैं कि बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं वो छोड़ देते हैं इसको कि हमसे तो तैयार नहीं होगी। तो मैं उसके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसे भी तैयार करते चलेंगे। और भाई कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी यूनिट है उसे भी हल्के में मत लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं। इस बार भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा लगे थे उसमें से, ठीक है। तो उन्हें तो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो समझाऊंगा नहीं, उनको तो मैं वैसे ही नोट्स वगैरह में लाऊंगा। लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन वाला टॉपिक है लाइक दिस, जैसे कि उसमें हमारा कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड है, बाइनरी संख्या पर, बाइनरी नंबर, ऑक्टाहेड्रल वगैरह वगैरह पर, तो उसके क्वेश्चंस मैं करा के चलूँगा, ठीक है। तो सेकंड यूनिट के साथ साथ हम उन यूनिट को भी क्या करेंगे भैया, गैल कवर करते रहेंगे। चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।